नमस्कार साथियों, एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ में हम उपस्थित हुए हैं और हमारे लगातार जो कृषि संबंधी वीडियो चल रहे थे उसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं मिश्रित कृषि के बारे में। देखिए, मैंने आपको पुराने वीडियो में कृषि के बारे में बताया था, निर्वाह कृषि क्या होती है, गहन जीवन निर्वाहन कृषि क्या होती है, आदिमकालीन या स्थानांतरणशील कृषि किसे कहा जाता है। साथ साथ में हमने चर्चा की थी व्यापारिक अन्नोत्पादक कृषि किसे कहते हैं और रोपण कृषि किसे कहते हैं। इन सारी कृषियों की हम पुराने वीडियोज में चर्चा कर चुके थे। आज हम मिश्रित कृषि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। नाम से स्पष्ट होता है, मिश्रित यानी मिली हुई कृषि। तो मिली हुई कृषि किसे कहेंगे? मिश्रित कृषि का तात्पर्य है एक ऐसी कृषि पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की फसल पैदा करने के साथ साथ में, विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन करने के साथ साथ में पशुओं का पालन भी किया जाता है। तो यदि हम एक अच्छी परिभाषा निकालें मिश्रित कृषि की, तो मिश्रित कृषि का तात्पर्य होता है कृषि और पशुपालन दोनों प्रक्रियाओं को एक साथ में संपन्न करने की जो प्रक्रिया होती है वो मिश्रित कृषि के रूप में जानी जाती है। अब इस प्रकार की कृषि वर्तमान में विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। जैसे हम देखते हैं उत्तरी पश्चिमी यूरोप है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग है, यूरेशिया के कुछ भाग हैं, दक्षिणी महाद्वीपों के जो समशीतोष्ण अक्षांश वाले भाग हैं, उनमें इस प्रकार की कृषि मुख्य रूप से की जाती है। इसमें क्या होता है, किसान अपने खेत पर फसलों का उत्पादन भी कर लेता है और खेत के एक भाग पर वो पशुओं को पालन करने के लिए, पशुओं को बांधने के लिए, चराने के लिए भूमि रख लेता है। तो पशुपालन और कृषि दोनों इसमें साथ साथ हो जाती हैं। इसी कारण इसको मिश्रित कृषि के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार की कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है। पहली विशेषता, यदि हमसे पूछे कि मिश्रित कृषि की कौन कौन सी आदर्श विशेषताएं हमें देखने को मिलेंगी, तो खेतों का आकार मध्यम होता है। इसमें बोई जाने वाली फसलें गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का और चारे की फसलों के साथ साथ कंदमूल फसलों के रूप में हो सकती हैं। चारे की फसलें मिश्रित कृषि के मुख्य घटक होती हैं। फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को इस प्रकार की कृषि में समान महत्व दिया जाता है। फसलों के साथ पशुओं जैसे मवेशी, भेड़, सुअर, कुक्कर आदि आय के जो स्रोत हैं उनका पालन किया जाता है। शस्यावर्तन एवं अंतः फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब यहाँ हमें समझना ये है कि शस्यावर्तन क्या होता है। देखो, शस्यावर्तन को फसल परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। एक ही खेत में अलग अलग समय अवधियों में फसलें बदल बदल कर बोने की जो प्रक्रिया होती है वो शस्यावर्तन के नाम से जानी जाती है। यानी हमने एक बार रबी की फसल के दौरान गेहूं बो दिया, दोबारा रबी की सीजन आया सरसों बो दी, फिर बाद में आया चना बो दिया। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही फसल को बार बार बोया जा रहा है। उस संबंधित मौसम अवधि में फसलों में परिवर्तन करके बोने की जो प्रक्रिया होती है वो शस्यावर्तन के नाम से जानी जाती है। और जब ऐसी शस्यावर्तन की प्रक्रियाएं की जाती है तो भूमि की जो उपजाऊपन क्षमता होती है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, क्योंकि कोई एक विशेष फसल जो होती है भूमि को उपजाऊपन की मात्रा को ज़्यादा कम करती है, लेकिन जब दूसरी फसल बोई जाती है तो हो सकता है वो फसल उपजाऊपन की मात्रा को बढ़ा देती है। तो मृदा का संतुलन बना रहता है, उपजाऊपन की जो मात्रा होती है वो नियंत्रित रहती है। इस प्रकार कृषि में विकसित कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक और वनस्पति खाद का इसमें गहन उपयोग किया जाता है। ऐसी कृषि अधिक पूंजी के व्यय को प्रोत्साहित करती है, यानी इसमें ज़्यादा पूंजी का निवेश करना पड़ता है। और इस प्रकार कृषि में किसानों की कुशलता और योग्यता सबसे महत्वपूर्ण दशाएं होती। तो मिश्रित कृषि विश्व के अधिक विकसित देशों में की जाती है, अधिक विकसित जो भाग हैं उनमें की जाती है। ज़्यादा पूंजी का व्यय होने के साथ साथ इसमें कुशलता और ज्ञान का होना भी आवश्यक है। जितनी अधिक कुशलता इसमें देखने को मिलेगी, जितना अधिक संबंधित क्षेत्र का ज्ञान होगा, लाभार्जन की संभावनाएं उतनी ही क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो ये मिश्रित कृषि का एक प्रारूप था। अब हम चलते हैं डेयरी कृषि के रूप में। डेयरी कृषि क्या कहते हैं, डेयरी कृषि किसे कहते हैं, डेयरी कृषि क्या होती है? तो ध्यान दीजिए,
डेयरी कृषि को ही डेयरी फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है, या दुग्धोत्पादन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। यह आधुनिक समय की कृषि पद्धति के रूप में हमारे सामने उभर कर आई है। डेयरी व्यवसाय जो है दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत और दक्ष प्रकार होता है, अर्थात इसमें दुग्ध उत्पादन करने के दृष्टिकोण से उन्नत गुणवत्ता वाले और उन्नत प्रजाति वाले पशुओं को पालने पर प्रधानता दी जाती है। इसमें भी पूंजी का अधिक व्यय करना पड़ता है, क्योंकि उन्नत किस्म के पशु खरीदने के लिए भी ज़्यादा पूंजी चाहिए, उनके देखभाल के लिए ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, साथ साथ में उनको रखने के लिए भी एक अच्छा प्रबंधित स्थान होना चाहिए, पशुओं के लिए छप्पर, घास संचित करने के भंडार, और साथ साथ में दुग्ध उत्पादन करने के लिए अनेक प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इन यंत्रों को खरीदने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। डेयरी फार्मिंग या डेयरी कृषि के अंदर पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन और पशु चिकित्सा पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है। पशुओं को चराने, दूध निकालने आदि कार्यों के लिए वर्ष भर श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि फसलों की तरह इसमें कोई अंतराल नहीं होता जिसमें श्रम की आवश्यकता नहीं हो। ऐसा नहीं कि रबी के मौसम में फसल बो दी, खरीफ के मौसम में फसल बो दी, जायद में बो दी, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। 12 महीने तक जो पशु हैं दूध देते रहते हैं, और जो पशु दूध नहीं देते उनको बेच दिया जाता है और तुरंत ही दूध देने वाले पशुओं को खरीद लिया जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रकार की कृषि में किसी प्रकार का कोई अंतराल नहीं होता। डेयरी फार्मिंग वर्ष भर संचालित रहने वाला एक व्यवसाय है और एक कृषि की पद्धति है जिसमें पशुओं को दुग्ध पालन के दृष्टिकोण से पाला जाता है। डेयरी कृषि का जो कार्य है वो नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है। विश्व के जितने भी बड़ी जनसंख्या वाले भाग हैं जहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है, तो उनके समीपवर्ती भागों में डेयरी कृषि का कार्य किया जाता है। जितना बड़ा क्षेत्र होगा, नगरीय भाग होगा, उतनी अधिक दूध की मांग बढ़ेगी। और दूध की मांग इसी कारण जो डेयरी कृषि की जाती है बड़े बड़े नगरों, औद्योगिक केंद्रों के चारों ओर फैले हुए क्षेत्रों में की जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ अन्य कार्यों के रूप में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय तो किए जाते हैं, लेकिन पशुचारण या पशुपालन का कार्य इन भागों में नहीं हो सकता है। तो नगरों के समीपवर्ती भागों में, जो नगरों का उपांत पेटी वाला भाग होता है या बाहरी सीमा वाला भाग होता है, वहाँ पर डेयरी कृषि की जाती है या दुग्धोत्पादन कृषि की जाती है। और ऐसी कृषि में उन्नत किस्म के पशुओं को पालकर कृषि पद्धति को संपन्न किया जाता है। बड़े बड़े नगरीय भाग जो होते हैं उनमें ताज़ा दूध और डेयरी के उत्पादों की अच्छी मांग रहती है। क्यों? क्योंकि आंतरिक भागों में तो इन चीज़ों की प्राप्ति होना संभव है नहीं, तो बाहरी भागों अर्थात जो बाहरी क्षेत्र हैं जहाँ पे पशुपालन किया जा रहा है, वहाँ से दूध और उससे बने हुए विभिन्न प्रकार के उत्पादों की एक अधिक मांग होती है, बड़ी मांग होती है। और उस मांग को पूरा करने के लिए समीपवर्ती जो क्षेत्र होते हैं उनमें पशुपालन का कार्य किया जाता है। वर्तमान समय में विकसित यातायात के साधनों, प्रशीतकों का उपयोग और पाश्चुरीकरण की प्रक्रियाओं के कारण विभिन्न प्रकार के डेयरी उत्पादों को अधिक समय तक भी सुरक्षित रखा जा सकता है। देखिए, पहले क्या होता था, जब प्रशीतक यंत्रों का विकास नहीं हुआ था तो दूध को लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता था। क्यों? क्योंकि समय व्यतीत होने के साथ साथ में जलवायु संबंधी दशाओं के आधार पर वो फट जाता था। लेकिन वर्तमान में प्रशीतक यंत्रों का प्रयोग करने लग गए और उसके कारण ये हुआ कि जो दूध फट रहा था या डेयरी से बने हुए, दूध से बने हुए विभिन्न प्रकार के उत्पाद जो एक निश्चित समय अवधि के बाद समाप्त हो जाते हैं, उनके खराब होने की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। अनुकूल वातावरण में रहने के कारण अब वो लंबे समय तक सही रहने लगे हैं। तो डेयरी से या दूध से बने हुए उत्पादों का प्रशीतकों का प्रयोग करते हुए एक लंबे समय तक उनको सुरक्षित भी रखा जा सकता है। वर्तमान में जो डेयरी व्यवसाय हैं वो कौन कौन से भागों में संपन्न हो रहा, कहाँ कहाँ डेयरी व्यवसाय अधिक मात्रा में संपन्न हो रहा है, यदि उसकी हम चर्चा करें तो इसके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर डेयरी व्यवसाय फला फूला है या डेयरी व्यवसाय की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। पहला, उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र। उत्तरी पश्चिमी यूरोप का जो क्षेत्र है ये डेयरी फार्मिंग के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है। दूसरा जो क्षेत्र है
कनाडा वाला है, और तीसरा जो क्षेत्र है न्यूजीलैंड और दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया द्वीप के रूप में जाना जाता है। तो 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जहां वर्तमान में डेयरी उद्योग सर्वाधिक मात्रा में विकसित हुआ है। अब देखिए, हमारे भारत में भी दुग्धोत्पादन के दृष्टिकोण से पशुओं को पाला जाता है, लेकिन हमारे भारत में डेयरी फार्मिंग की प्रक्रिया ज़्यादा विकसित नहीं हो पाई है। यहाँ आज भी यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाएंगे तो आपको हो सकता है प्रत्येक घर में दूध के लिए पशु मिले, लेकिन जो पशु मिलेगा उससे उतना ही दूध प्राप्त होता है कि केवल घरेलू आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है, या परिवार की जो दूध या उससे बने हुए उत्पादों की आवश्यकता उसको पूरा किया जा सकता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से इतना अधिक डेयरी फार्मिंग की प्रक्रिया हमारे भारत में अभी विकसित नहीं हो पाई है। जो नवीन परिवर्तन आए हैं उन नवीन परिवर्तनों के कारण डेयरी फार्मिंग को भारत में भी धीरे धीरे एक व्यवसाय के रूप में अपनाया जा रहा है, लेकिन पूंजी की कमी, सरकारी सहायता के अभाव, किसानों में ज्ञान और कुशलता की कमी, ये सारे ऐसे कारण रहे हैं जिसके कारण विश्व के अन्य देशों की तरह हमारे भारत में डेयरी फार्मिंग का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। किसान पर्याप्त मात्रा में पशुओं की जो उन्नत किस्में हैं उनका चयन नहीं कर सकते, और यदि उनका चयन भी कर लेते हैं तो उनके सामने पूंजी की एक बहुत बड़ी समस्या होती है, तो इतना पूंजी का निवेश भारतीय किसान नहीं कर पाता। इसके अलावा भारत में पशुओं को की जो देख रेख है उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। उनके रख रखाव पर, रहने के स्थानों पर, खाने के स्थानों पर और उनकी सुविधाओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। जबकि अन्य देशों में डेयरी फार्मिंग व्यवसाय को पूरी तरह प्रौद्योगिकी आधारित किया गया है। पशुओं की स्वास्थ्य देखभाल और विभिन्न प्रकार की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। ऐसी स्थितियां हमें मुख्य रूप से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में देखने को मिलती हैं, जहां एक सुप्रबंधित तरीके से डेयरी उद्योग हेतु पशुओं का पालन किया जाता है। डेयरी फार्मिंग का ये जो प्रारूप है इसको आप इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। ये जो मैप दिया गया है ये एक ऐसा मैप है जिसमें आपको कहाँ कहाँ किस प्रकार की कृषि की जा रही है और कृषि के प्रारूपों को प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ यदि आप देखेंगे तो मिश्रित कृषि का जो प्रारूप था उसके क्षेत्रों को दिखाया गया है। तो आपके सामने आ रहे हैं एशिया और यूरोप का जो मध्यवर्ती आंतरिक भाग है, इसके साथ साथ में यूरोप महाद्वीप का दक्षिणी पश्चिमी भाग है, अमेरिकन जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप उसका लगभग मध्य पूर्वी भाग है। ये सारे ऐसे पर्टिकुलर एरिया हैं जहाँ पर मिश्रित कृषि का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। इन दोनों कृषि पद्धतियों से आगे अब हम चलते हैं नेक्स्ट कृषि पद्धति पर, जिसको भूमध्य सागरीय कृषि के नाम से जाना जाता है। देखो बच्चों, नाम से स्पष्ट हो रहा है भूमध्य सागर के आसपास होने वाली कृषि को भूमध्य सागरीय कृषि कहा जाए, कॉमन सी बात। अब यदि आपको भूमध्य सागर की लोकेशन पता है तो इजी वे में आप पता लगा लेंगे कि विश्व के कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे इस प्रकार की कृषि की जाएगी। तो भूमध्य सागर एशिया, अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप तीनों की सीमाएं बनाता है। यूरोप महाद्वीप का दक्षिणी भाग, एशिया महाद्वीप का पश्चिमी भाग और अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी भाग भूमध्य सागर से संयोजित मिलते हैं। इस भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो जलवायु पाई जाती है वो एक विशिष्ट प्रकार की जलवायु है और इसी कारण इस जलवायु को भूमध्य सागरीय जलवायु के नाम से भी जानते हैं। तो भूमध्य सागरीय जलवायु मिलने के कारण यहाँ पे जो अति विशिष्ट प्रकार की कृषि विकसित हुई है उसको हम भूमध्य सागरीय कृषि के नाम से जानते हैं। कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है तो यूरोप का दक्षिणी भाग है, उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया से लेकर अटलांटिक तट तक का जो क्षेत्र है, दक्षिणी कैलिफोर्निया है, मध्यवर्ती चिली है, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग है। ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु की दशाएं पाई जाती हैं। तो न केवल भूमध्य सागर के आसपास अपितु विश्व में उन क्षेत्रों में भी भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है जहाँ पर भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु की दशाएं देखने को मिलती हैं। इस प्रकार कृषि में खट्टे फलों की कृषि का विशिष्ट स्थान है। रसीले और खट्टे फलों की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि की सबसे बड़ी विशेषता। अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछ लिया जाता है कि खट्टे फलों की कृषि के लिए किसे जाना जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान देना है
रसदार और खट्टे फलों की कृषि के लिए भूमध्य सागरीय कृषि को जाना जाता है। अब भूमध्य सागरीय कृषि में अंगूर की खेती विशिष्ट रूप से की जाती है। अंगूर की जो खेती है वो भूमध्य सागरीय कृषि की सबसे बड़ी विशेषता है और विशिष्ट रूप से अंगूर की खेती का अंगूर का उत्पादन भूमध्य सागरीय कृषि में किया जाता है। इस क्षेत्र के कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली शराब बनाई जाती है। अब देखिए अंगूरों का जो गुणवत्ता है उसका जो पैमाना अलग अलग है, तो सबसे अच्छी गुणवत्ता के अंगूर होते हैं उनसे उच्च गुणवत्ता की शराब बनाई जाती है और उसके पश्चात जो निम्न गुणवत्ता वाले अंगूर बच जाते हैं उनसे मुनक्का और किशमिश बनाई जाती है। अंजीर, जैतून भी भूमध्य सागरीय कृषि की एक मुख्य विशेषता के रूप में शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा यूरोप के भागों में भी इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो भूमध्य सागरीय जो कृषि है अंगूर की, अंजीर की, जैतून की, नींबू है, संतरा है, इनकी कृषि के लिए जानी जाती है। और साथ साथ में हम देखें जैसे कि यूनान है, उसके अलावा इटली है, इसके अलावा फ्रांस है, स्पेन है, एशिया में हम देखिए टर्की है, सीरिया है, जॉर्डन है, इजराइल है, अफ्रीका के अंदर आप देख रहे थे क्या नाम से मिस्र हो गया, ट्यूनीशिया हो गया, लीबिया हो गया। ये सारे पर्टिकुलर क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। और जहाँ भी इन सभी भूमध्य सागर के आसपास तो ये एरिया हो गया, इसके अलावा भी विश्व के अंदर जहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है जैसे कैलिफोर्निया हो गया, मध्यवर्ती चिली वाला भाग हो गया, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग हो गया, ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्षेत्र हो गए, इन क्षेत्रों में भी भूमध्य सागरीय जलवायु की दशाएं मिलती हैं। और भूमध्य सागरीय जलवायु की दशाएं मिलने के कारण इन क्षेत्रों में भी जो कृषि पद्धति विकसित हुई है, मुख्य रूप से जो कृषि की जाती है उसको भूमध्य सागरीय कृषि के रूप में जाना जाता है। तो ये कृषि के कुछ प्रकार थे। अब हम चर्चा ये करते हैं, अभी हमने जब वीडियो चालू किया था तो हमने आपको बताया था कि इस वीडियो से पहले हम स्थानांतरण कृषि के बारे में पढ़ चुके थे। जीवन निर्वाहन जो कृषि थी इसको दो भागों में बांटा गया था, गहन जीवन निर्वाहन कृषि के रूप में, चावल प्रधान गहन जीवन निर्वाहन कृषि के रूप में और चावल विहीन गहन जीवन निर्वाहन कृषि के रूप में। उसके अलावा हमने रोपण कृषि के बारे में पढ़ा। रोपण कृषि के अलावा हमने वाणिज्यिक या व्यापारिक अनाज उत्पादक जो कृषि थी उसके बारे में पढ़ा। उसके साथ साथ में आज हमने मिश्रित कृषि के बारे में पढ़ा। मिश्रित कृषि के साथ साथ में हमने भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में पढ़ा और भूमध्य सागरीय कृषि के साथ साथ में हमने डेयरी फार्मिंग या डेयरी कृषि के बारे में पढ़ा। तो यहाँ हमारी अधिकांश कृषि पद्धतियाँ हैं वो आप अब तक आपके सामने आ चुकी हैं और वीडियो में हम इनकी चर्चा कर चुके हैं। आज की वीडियो में जिन तीन कृषि प्रकारों की हमने चर्चा की उन तीनों में ही विशिष्टता की स्थिति देखने को मिलती है, कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। इसी कारण इस प्रकार की कृषियों को अति विशिष्ट प्रकार की कृषि पद्धतियों में शामिल किया जाता है। इनमें से प्रत्येक प्रकार की कृषि पद्धति का अपना एक विशिष्ट गुण होता है। जैसे हम चर्चा करें, मिश्रित कृषि पद्धति का सबसे अच्छा गुण ये था कि उसमें पशुपालन करने का कार्य और फसल उत्पादन करने का कार्य दोनों एक साथ साथ में किए जा रहे थे। डेयरी कृषि का मुख्य विशेषता ये थी कि इसमें पशुओं का जो पालन किया जाता है केवल दुग्ध उत्पादन के दृष्टिकोण से किया जाता है और इसमें उन्नत किस्म के पशुओं को पाला जाता है जिनके स्वास्थ्य की देखभाल करने और उनके रहने के स्थानों को विशिष्ट तरीकों से प्रबंधित किया जाता है। और इस प्रकार की कृषि जो होती है एक कुशल और यांत्रिक विधियों से ज्ञान रखने वाले लोगों के द्वारा अच्छी प्रकार से की जा सकती हैं। भूमध्य सागरीय जो कृषि थी इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस प्रकार की कृषि भूमध्य सागर के आसपास स्थिति रखने वाले क्षेत्रों में की जाती है और साथ ही इस प्रकार की कृषि में रसीले फलों की और रसीले फलों के अंदर भी खट्टे फलों का उत्पादन विशिष्ट रूप से किया जाता है। तो रसदार और खट्टे फलों की कृषि के लिए जिसे जाना जाता है उसे हम भूमध्य सागरीय कृषि के रूप में जानते हैं। प्रादेशिक आधार पर इस प्रकार की फसलों में कुछ भिन्नताएं अवश्य हो सकती हैं, लेकिन फिर भी यदि संपूर्ण विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो ज़्यादातर चीज़ों में समानताएं हमें देखने को मिलती हैं। तो बच्चों, आज हमने कृषि के 3 प्रमुख प्रकारों की चर्चा की। हमें निश्चित रूप से आप सभी लोगों ने
वीडियो को देखा और सुना होगा। आपको निश्चित रूप से इसमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और आज का हमारा ये वीडियो है इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें हम कृषि के जो कुछ प्रकार और शेष रह गए हैं उनकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।